कहानी एक इमारत में शुरू होती है जहां दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। गुलाबी बालों वाली लड़की पूछती है कि वह कौन है, जिस पर दूसरी लड़की बताती है कि वह शियाओ की प्रेमिका है और लगता है कि वह उससे ब्रेकअप करने आई है। गुलाबी बालों वाली लड़की को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि कोई कंपनी में ब्रेकअप करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तभी शियाओ की प्रेमिका की आवाज सुनाई देती है। वह शियाओ से कहती है कि वह उसके जैसे बेकार और हारे हुए लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। जब शियाओ कारण पूछता है तो वह कहती है कि उसका चेहरा उसे बीमार कर देता है। शियाओ सदमे में आ जाता है। वह आगे कहती है कि वह सिर्फ उसकी ताकत की वजह से उसके साथ थी, लेकिन अब शियाओ कल्टीवेशन कॉलेज में भी नहीं जा सका है और अपने कबीले का आखिरी बचा हुआ सदस्य है। वह उसे ताना मारती है कि इतने महीनों बाद भी उसकी ब्लडलाइन जागृत नहीं हुई है। वह शिकायत करती है कि शियाओ ने उसकी जवानी के 3 महीने बर्बाद कर दिए और उसकी वजह से उसने दूसरे कबीले के एक शक्तिशाली व्यक्ति, सेकेंड जनरेशन इमॉर्टल, को खो दिया। शियाओ उसे याद दिलाता है कि उसने अपनी बचत के पैसे से उसे स्पिरिट स्टोन और खजाने दिए थे। इस पर लड़की गुस्से में मेज पर हाथ पटकते हुए कहती है कि वह इन चीजों के बारे में बात कैसे कर सकता है, क्योंकि वे सब कचरा थे और उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी। वह लीसाओ द्वारा दिए गए अपने झुमके दिखाती है और कहती है कि उनमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा है जो उसे सुरक्षा और सुंदरता प्रदान करते हैं। गुलाबी बालों वाली लड़की यह सब सुनकर इतनी गुस्से में आ जाती है कि वह अपना माउस तोड़ देती है। शियाओ की प्रेमिका शोर सुनकर वहां देखती है। गुलाबी बालों वाली लड़की अपनी दोस्त से कहती है कि वह लड़की बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन उसकी दोस्त उसे शांत होने के लिए कहती है, यह याद दिलाते हुए कि उन्हें दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तब शियाओ अपनी प्रेमिका से कहता है, मुझे गलत मत समझना, और पूछता है कि क्या वह सब कुछ वापस कर सकती है जो उसने उसे दिया था। लड़की यह सुनकर गुस्से में खड़ी हो जाती है और शियाओ को शाप देती है कि वह पूरी जिंदगी गरीब रहेगा और एक दयनीय मौत मरेगा। वह वहां से चली जाती है। पीछे से शियाओ कहता है कि वह उसे मेल में भी भेज सकती है, जिस पर वह कहती है कि वह उसे देने के बजाय नदी में फेंकना पसंद करेगी। शियाओ पूछता है कि कौन सी नदी, यह जरूर बताना। यह सुनकर गुलाबी बालों वाली लड़की अपनी दोस्त से कहती है कि यह लड़का कुछ दिलचस्प है। पिंक बालों वाली लड़की की दोस्त ने कहा, घूरना बंद करो, अगर तुम और ज्यादा सुस्ती करोगी तो मैनेजर कहीं से भी आ जाएगा। इस पर पिंक बालों वाली लड़की ने जवाब दिया, तुम यह क्या कह रही हो। तभी उसके पीछे मैनेजर आ जाता है और पूछता है, क्या तुमने इस महीने का केपीआई पूरा कर लिया। मैनेजर जंग जिवंग उसे देखकर गुस्से में कहता है, एमसी क्या, मैं तुम्हें सिर्फ सोने की सैलरी देता हूँ। पिंक बालों वाली लड़की मैनेजर से कहती है कि उस लड़के की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए वह उदास है और थोड़ी देर में वह ठीक हो जाएगा। यह सुनकर मैनेजर शांत हो जाता है। इसके बाद हमें एमसी बिल्डिंग की छत पर बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी उसके पीछे मैनेजर आते हैं और कहते हैं, तुम लंच टाइम में खाना क्यों नहीं खा रहे, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। मैनेजर उसे एक ड्रिंक देते हुए कहते हैं, रिलैक्स करो। यह सुनकर हमारा एमसी मन में सोचता है कि यह बूढ़ा आदमी हमेशा उससे गुस्सा करता है, जबकि आज वह इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। जैसे ही एमसी ड्रिंक पीता है और खड़ा होकर आसमान की ओर बाहें फैलाकर जोर से कहता है, खाना, ड्रिंक, पैसा सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। और वह कहता है कि जाकर कहीं मर जाओ। उसके बाद एमसी कहता है कि चिल्लाने से उसे बहुत अच्छा लग रहा है और वह मैनेजर से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने सबॉर्डिनेट इतनी परवाह करते हैं। इसके बाद वह कहता है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, और सोचता है कि इस कोला में कुछ गलत था। ओह शिट कहते हुए वह बेहोश हो जाता है। पीछे मैनेजर एक शैतानी मुस्कान के साथ हंस रहा होता है। एमसी वहीं बेहोश हो जाता है। फिर कहीं और धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए हैं। मैनेजर पीछे से आते हुए कहता है,
तुम जाग गए। एएनसी मैनेजर से कहता है, आपको यहाँ कुछ गलतफहमी हुई है। तब मैनेजर कहता है, तुम यहाँ आए हो। एएनसी कहता है, मैं एसएम में नहीं हूँ। जिससे मैनेजर गुस्से में एएनसी को जोर का मुक्का मारता है और कहता है, तुम कचरे कहीं के, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मजाकिया हो? तुम अपनी स्थिति को नहीं समझ पा रहे हो, ध्यान से देखो। तभी एएनसी को अपने आगे एक ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे मैनेजर कहता है, लॉर्ड सांगलोंग बली यहाँ है, और कहता है, भले ही यह कचरा अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन इसकी ब्लड लाइन में एंशिएंट स्पिरिचुअल रूट्स जुड़ी हुई हैं, और उन भेड़ों और सुअरों की तुलना में यह ज्यादा स्वादिष्ट है जिन्हें मैंने पहले चढ़ाया था। ड्रैगन कहता है, ये लो, यह रही वादा की गई कंडीशन पिल, कहते हुए मैनेजर को एक पिल देता है। मैनेजर कहता है, यह बहुत बड़ा है, इस बार मैं निश्चित रूप से ब्रेक थ्रू करूंगा, और जाते हुए सोचता है कि चलो जाकर जल्दी से कल्टीवेशन करता हूँ। अब ड्रैगन एएनसी के पास आते हुए कहता है, क्या तुम मरते समय कुछ आखिरी शब्द बोलना चाहोगे? जिस पर एएनसी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बोलता है, तुम्हारी सांसों से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, क्या तुम मुझे खाने से पहले अपने दांत साफ कर सकते हो? जिससे ड्रैगन कहता है, यह अपमान। मैं बादलों का स्वामी, 9 स्वर्गों का संप्रभु, बिजली और बारिश का सेनापति और चारों समुद्रों का स्वामी हूँ। ड्रैगन आगे कहता है, 3000 साल तक रसातल में चुपचाप कल्टीवेशन, 80,000 साल तक स्वर्ग में उड़ना, और अंत में यह खामोशी का प्रतिनिधित्व करता है। ड्रैगन कहता है, कितना अपमानजनक है, सिर्फ एक नश्वर के लिए अपना आपा खो रहा हूँ। ड्रैगन आगे कहता है, आमतौर पर मैं अपने शिकार को पूरा निगल जाता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें एक खास ट्रीट दूंगा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके चबाऊंगा, और फिर सबसे नीचे तुम्हारे पैरों से शुरू करके। एएनसी कहता है, नहीं। एएनसी फिर कहता है, मेरे पैरों में फुटफगस है, यह तुम्हारी सांसों को और भी बदबूदार बना देगा। एएनसी आगे कहता है, फिर मेरे मुंह में रहते हुए तुम मेरी बदबू और अपनी बदबू को एक ही समय में सूंघोगे। एएनसी अंत में कहता है, यह ऐसा होगा जैसे बिना दांत साफ किए उठना और अपनी पूर्व प्रेमिका के बदबूदार मोजे खाना। ड्रैगन चुप हो जाओ, बोलता है। इसके बाद ड्रैगन एएनसी के निचले हिस्से को चबाता है, जिसमें एएनसी दर्द में बोलता है, यह थोड़ा दर्द कर रहा है। तभी एएनसी के हाथ में एक सिंबल चमकता है, और इसके बाद एक सिस्टम दिखाई देता है। ब्लडलाइन निषेध तकनीक सक्रिय। लाइफ डेथ लिंक कर्स, एक मृत्यु शाप उस व्यक्ति पर डालें जो आपको मारता है, और एक जीवन शाप खुद पर डालें। दुश्मन को भी उतना ही नुकसान होगा जितना आपको, और जब तक जीवन शाप जीवित है, जीवन शाप का होस्ट अनिश्चित काल तक पुनर्जीवित होता रहेगा। द्वैत विस्मरण, एक बार सक्रिय होने पर दोनों होस्ट तब तक एक साथ नष्ट हो जाएंगे जब तक कि उच्चतम स्तर के बाहरी दिव्य जादू द्वारा बाधित न किया जाए। इस तकनीक को रोका या बाधित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद एक क्लासरूम दिखाई देता है, जिसमें एक शिक्षक एएनसी से कहता है, हे शिन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? एएनसी भ्रमित होकर खड़ा रहता है, यह समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तब शिक्षक थोड़ा और चिढ़कर बोलता है, क्या तुम सुन नहीं रहे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कक्षा के बीच में क्या अजीबोगरीब बातें बोल रहे थे? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? और कायाकल्प मंत्रों के बारे में बात करते हुए, और तुम कुछ जीवन मृत्यु शाप के बारे में बड़बड़ा रहे हो। बहुत ज्यादा शरीर को मजबूत करने वाली गोलियां खा ली और अब मतिभ्रम हो रहा है। एएनसी अभी भी शौक में रहते हुए कहता है, हाँ 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 हाँ। स्टाफ रूम में 2 टीचरों में से महिला टीचर ने टीचर येन से पूछा, मैंने सुना है कि आपकी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है। हाँ, टीचर येन ने जवाब दिया। महिला टीचर ने कहा, अगर वह तुम्हारी एलीट क्लास में आया है तो वह बहुत टैलेंटेड होगा, क्योंकि तुम्हारे एडमिशन स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी भी आम स्टूडेंट को मौका नहीं मिलता है। इस पर टीचर येन ने हाँ कहा, और अपने ड्रॉअर में रखे पैसों को देखते हुए महिला टीचर से कहा, उसके पास अलग तरह का टैलेंट है। फिर मन ही मन उन्होंने सोचा, वैसे भी वह पहली परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा, इसलिए जब तक वह यहाँ है उससे जितना हो सके उतना पैसा निकालना ही सबसे अच्छा रहेगा।
क्लास के बाहर जब एनसी को दिखाया जाता है तो अंदर से आवाज आती है, टीचर, इसके टैलेंट के स्तर के साथ अगर यह खुद को खा खा कर भी मर जाए तो भी बेकार है। जिसे बाहर से सुनकर एनसी खुद में ही हंसने लगता है, हा हा हा, यह मुझे मार रहा है, हा हा हा, और मन ही मन कहता है, मुझे इमॉर्टल कल्टिवेटर बनने के लिए किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। वह ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम जो ऊपर स्वर्ग में हो